अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हम माइक्रोप्रोसेसर की परिभाषा में उस शब्द के अन्य भागों के साथ जारी रखते हैं। जो हमारे पास एक और चीज है वह अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है। तो यह मूल बात है कि कोई भी प्रोसेसर डेटा पर कुछ ऑपरेशन करने वाला है और कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं यह प्रोसेसर डिजाइन टीम द्वारा तय किया जाता है। कुछ प्रोसेसर जो बहुत सरल हैं वे संतुष्ट हो सकते हैं जोड़ घटाव जैसे बुनियादी संचालन करने में। इसी तरह कुछ प्रोसेसर उदाहरण के लिए गुणा का समर्थन कर सकते हैं। यदि हम 8085 में देखते हैं तो यह गुणा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन 8086 जैसे अन्य प्रोसेसर या कहें कि 8051 इन प्रोसेसरों द्वारा गुणा का समर्थन किया गया है। डिवीजन कुछ प्रोसेसर द्वारा समर्थित है। तो इस तरह से वे कौन से ऑपरेशन हैं जिनका हम समर्थन करने जा रहे हैं यह प्रोसेसर के डिजाइनर द्वारा तय किया जाता है। और यदि आप अधिक ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि संबंधित सर्किटरी अधिक जटिल हो जाएगी, तो सिस्टम की लागत बढ़ जाएगी, तो यह जटिलता बढ़ जाएगी। प्रत्येक माइक्रोप्रोसेसर में जोड़ घटाव जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन निर्देश सेट के भाग होते हैं। जोड़ घटाव बहुत आम है। अधिकांश माइक्रोप्रोसेसरों के पास गुणा और भाग जैसे ऑपरेशन होंगे, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। कुछ नए संस्करण में जटिल ऑपरेशन होगा जैसे कि स्क्वायर रूट। यदि आप कुछ एप्लीकेशन के लिए एक समर्पित प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हैं जिसे एएसआईपी डिजाइन के रूप में जाना जाता है, यदि आपके पास ये एएसआईपी डिजाइन है जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के लिए है, तो एएसआईपी डिजाइन के लिए हमें विशेष इंस्ट्रक्शन मिले हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हमें एक फ़िल्टरिंग ऑपरेशन मिला है। वह यह है कि आप बाहरी दुनिया से डेटा नमूने प्राप्त कर रहे हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में हम कुछ फ़िल्टरिंग और वह सब कर रहे हैं। संपूर्ण फ़िल्टरिंग ऑपरेशन एक एकल आदेश हो सकता है जिसके जवाब में प्रोसेसर फ़िल्टरिंग रूटीन को निष्पादित करता है और तदनुसार फ़िल्टरिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो वे इस एएसआईपी डिज़ाइन के तहत आएंगे, लेकिन वे बहुत जटिल हैं। यदि हम इसमें नहीं जाते हैं तो भी हमारे पास इन सभी माइक्रोप्रोसेसरों द्वारा मूल निर्देश या बुनियादी संचालन हो सकते हैं। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के अलावा AND और XOR जैसे कुछ लॉजिकल ऑपरेशन हैं। फिर कुछ शिफ्टिंग ऑपरेशन हैं जिसे शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। तो शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट उन्हें कई एप्लीकेशन मिले हैं। एक विशेष एप्लीकेशन वह जगह है जहां हमें किसी संख्या को 2 से गुणा या 2 की पावर शक्तियों करने की आवश्यकता है। तो यदि आप संख्या को 2 से गुणा करते हैं, इसका मतलब है आप वास्तव में एक ही स्थिति में से पूरी चीज को बाईं ओर बदलाव कर रहे हैं। तो जैसे कहना है कि मेरे पास संख्या 3 है। 3 बाइनरी नोटेशन में यह 1 1 है। अब अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, यह बिट 0 हो जाएगा, तो यह 1s वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो यह 1 वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है, अगले को भी वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर इस बिंदु पर नए 0 को पेश किया जाता है। तो आपको नया पैटर्न 0 1 1 0 के रूप में मिलता है। इसका डेसीमल मान 6 है। उसी तरह शिफ्ट राइट यह 6 यदि आप 1 बिट स्थिति से शिफ्ट राइट करते हैं तो आपको 3 वापस मिलेगा, यानी 2 से विभाजन। इसीलिए हमें ऑपरेशन करने के लिए शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट मिला है। तो यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जो इंस्ट्रक्शनल शिफ्ट ऑपरेशन का एक प्रकार है। एक और एप्लीकेशन जो हमारे पास हो सकता है, कई बार हमें एक पैटर्न में से कुछ बिट्स को मास्क निकालने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ भी शिफ्ट निर्देश का उपयोग किया जाएगा। तो हम बाद में देखेंगे कि जब हम उस प्रकार के एप्लीकेशन में जाते हैं तो संख्या और ऑपरेशन का प्रकार माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट को परिभाषित करते हैं और विशिष्ट माइक्रोप्रोसेसर पर निर्भर करते हैं। तो वे कौन से ऑपरेशन हैं जो आप कर सकते हैं और किस प्रकार के डेटा पर। उदाहरण के लिए क्या हमारे पास एक माइक्रोप्रोसेसर हो सकता है जो कुछ स्ट्रिंग डेटा पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कर सकता है। तो क्या यह स्ट्रिंग प्रकार के डेटा का समर्थन करता है, और यदि यह स्ट्रिंग प्रकार के डेटा का समर्थन करता है तो यह स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकता है।
तो अगर मैं इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को करने के लिए उस उद्देश्य के लिए एक माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन करता हूं, तो यह स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उस मामले में हम उस इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर के बुनियादी ऑपरेशन सेट में पेश करेंगे। तो इस बुनियादी इंस्ट्रक्शन सेट, तो इंस्ट्रक्शन सेट जैसे कि यदि आप एक नए माइक्रोप्रोसेसर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप इंस्ट्रक्शन सेट और डेटा प्रकार के बारे में सीखते हैं जो इसे संभाल सकता है। हम परिभाषा से आगे चलते हैं कि प्रोसीजर माइक्रोप्रोसेसर द्वारा उत्पादित डेटा का उत्पादन करती है, वे वास्तव में उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम के निष्पादन पर परिणाम देखने के लिए कर रहे हैं। परिणाम मानव पठनीय रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिए हमें मूल्य को समझने में सक्षम होना चाहिए। यदि मूल्य मेमोरी में संग्रहीत है तो एक सामान्य यूजर यह देखने में सक्षम नहीं होगा। नतीजन कुछ आउटपुट डिवाइस होना चाहिए जिस पर परिणाम दिया जाना चाहिए। परिणाम आमतौर पर आउटपुट डिवाइस पर दिया जाता है, जैसे कि एलईडी, हम कुछ साधारण प्रिंटर कह सकते हैं या इसे कुछ एलसीडी डिस्प्ले कह सकते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ प्रकार के डिस्प्ले हो सकते हैं जिस पर परिणाम दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये परिणाम माइक्रोप्रोसेसर द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं और उत्पादित परिणाम मानव द्वारा पठनीय होना चाहिए। हम मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं? यह वह स्थान है जहां से जानकारी संग्रहीत की जाती है जिसे वर्तमान में प्रोसेसर उपयोग नहीं कर रहा है। तो यह कुछ सीपीयू रजिस्टर में हो सकता है या यह डेटा या इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो प्रोसेसर द्वारा मेमोरी से सामना किया गया है। यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में है या यह कुछ इंटरनल रजिस्टर हो सकता है या यह कुछ ऑपरेशन हो सकता है जो यह एएलयू में कर रहा है। इसलिए एएलयू टेम्पोररी रजिस्टर उन मूल्यों को धारण कर रहे हैं। तो इस तरह वे डेटा हैं जो उपयोग में हैं और उसी समय अन्य डेटा होंगे जो उपयोग में नहीं हैं, तो उन्हें भविष्य में उपयोग किया जाएगा। तो वे वास्तव में मेमोरी में संग्रहीत होते हैं और हम जानते हैं कि वे इसमें बाइट्स के साइज की संख्या को पकड़ सकते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट वगैरह। वे मेमोरी के विभिन्न आकार हैं जो हमारे पास हैं। तो मेमोरी में संग्रहीत होने से आपका क्या मतलब है? जब प्रोग्राम को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है तो इसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, क्योंकि आप प्रोग्राम को प्रोसेसर में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसर को केवल कुछ रजिस्टर मिले हैं। इसलिए यदि हम उसे उस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं तो हम वेरिएबल और उसके डेटा भाग को कहां स्टोर करने जा रहे हैं। तो क्या किया जाता है कि प्रोग्राम मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है और माइक्रोप्रोसेसर जब यह निष्पादित करना शुरू होता है तो यह वास्तव में इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा है। यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा है, तो यह एक समय में मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाता है। तो पहले यह पहला इंस्ट्रक्शन निष्पादित करता है, फिर यह अगला इंस्ट्रक्शन निष्पादित होता है, उसी तरह से चलता है। इस प्रोग्राम के अलावा मेमोरी डेटा भी रखती है। इसके हिस्से में निष्पादन में यदि माइक्रोप्रोसेसर को पता है कि उसे कुछ मेमोरी में कुछ डेटा पढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यह इंस्ट्रक्शन ये जो निष्पादित रहा है, यह 2 मेमोरी स्थानों की सामग्री को जोड़ रहा है और परिणाम को तीसरे मेमोरी लोकेशन में संग्रहीत कर रहा है। इसलिए इस निर्देश को निष्पादित करने के लिए प्रोसेसर को उन 2 मेमोरी स्थानों की सामग्री को कॉल करने की आवश्यकता होगी जहां से डेटा लिया जाना चाहिए। उन्हें जोड़ा जाता है और अंत में मूल्य को गंतव्य मेमोरी स्थान में संग्रहीत किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस मेमोरी के पास वह स्थान भी है जहां आप डेटा स्टोर करते हैं। और अंत में तो यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। तो यह वास्तव में उपयोगकर्ताओं को परिणाम दिखा रहा है। तो समग्र आरेख, समग्र चित्र इस तरह है। तो यदि यह माइक्रोप्रोसेसर है तो कुछ इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा इनपुट प्रोग्राम डेटा लिया जा सकता है और यह कुछ आउटपुट का उत्पादन कर रहा है जो आउटपुट डिवाइस पर जा रहा है। और इस विशेष आरेख में जिस तरह से इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, यह किसी तरह प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया गया है। हालांकि आमतौर पर हमें कुछ सुविधा मिली है जिसके द्वारा हम इस मेमोरी को किसी अन्य माध्यम से लोड कर सकते हैं, शायद कुछ अलग कंप्यूटर द्वारा या इसके ईप्रोम हिस्से को प्रोग्राम के साथ लोड करके। किसी तरह प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया गया है और यह माइक्रोप्रोसेसर यह मेमोरी को अगला इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए कहता है।
यह अगला इंस्ट्रक्शन देता है यह निष्पादित करना शुरू कर देता है और यह इस प्रक्रिया में इसे इनपुट डिवाइस तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है। कह सकते हैं कि पर्यावरण में से कुछ अलग मूल्य प्राप्त करने के लिए या इसे कुछ ऑपरेंड प्राप्त करने के लिए मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है यदि हम कुछ वेरिएबल के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं उसके साथ। और अंत में जो भी परिणाम की गणना की जाती है यदि यह आवश्यक है कि इसे उपयोगकर्ताओं को दिखाया जाए तो उन्हें आउटपुट डिवाइस पर डाल दिया जाएगा। तो यह ब्लॉक डायग्राम है जो माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि हम अपने व्याख्यान के आर्किटेक्चर हिस्से में माइक्रोप्रोसेसर के अंदर देखते हैं, हमने देखा है कि कोई भी प्रोसेसर 3 मुख्य इकाइयों से बना होता है। माइक्रोप्रोसेसरों के लिए भी यही सच है। उनमें से एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एक अन्य कंट्रोल यूनिट है जो माइक्रोप्रोसेसर के अन्य सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है, और हमारे पास डेटा रखने के लिए रजिस्टरों का अर्रे है। जब इसमें मैनिपुलेशन किया जा रहा है तो हमें इस एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मिल गया है। अब ये रजिस्टर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे देखेंगे। इसलिए यदि हम पिछले आरेख को थोड़ा विस्तारित करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें एक स्थिति मिली है जहां यह प्रोसेसर है। तो यह एएलयू रजिस्टर अर्रे और कंट्रोल में विभाजित है। तो एक सिस्टम बस है जिस पर यह प्रोसेसर जुड़ा हुआ है, यह मेमोरी कनेक्टेड है, आईओ डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो वे सभी सिस्टम बस से जुड़े हुए हैं। तो आप मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास बस है, बस तारों का एक संग्रह है, चिप से चलने वाले समानांतर तारों का एक सेट, इससे यह एक बोर्ड पर हो सकता है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक पीसीबी के रूप में मानता हूं तो ये कुछ तांबे की लाइनें हैं। तो इस तांबे की रेखा से हमें ये अलग अलग चिप लगे हुए हैं। तो इस प्रोसेसर आईओ डिवाइस मेमोरी में से प्रत्येक वे एक एकल चिप या चिप का एक संग्रह हो सकते हैं और वे सभी सिस्टम बस से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे सिस्टम बस से टंग रहे हैं। इसलिए जब भी इस प्रोसेसर सिस्टम बस में प्रोसेसर से निकलने वाली एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन शामिल होती हैं और वे मेमोरी और इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाती हैं। तो डिकोडर सब वहाँ हैं और सभी उन्हें यहाँ नहीं दिखाया गया है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर यह स्थिति है। तो यदि हम मेमोरी में अधिक विस्तार से देखते हैं तो मेमोरी बाइनरी प्रारूप में इंस्ट्रक्शन और डेटा जैसी जानकारी संग्रहीत करता है और जब भी जरूरत होती है यह माइक्रोप्रोसेसर को यह जानकारी प्रदान करता है। जब माइक्रोप्रोसेसर रीसेट हो जाता है तो इसे किसी विशेष मेमोरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। तो यह प्रोग्रामिंग माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइनर द्वारा तय की गई है। मेमोरी का एक निश्चित एड्रेस होता है जिस पर वह एक्सेस करेगा और यह उम्मीद की जाती है कि उस मेमोरी लोकेशन में फास्ट वैलिड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो प्रोसेसर को वह इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, वह इसे निष्पादित करना शुरू कर देगा। तो यदि इसे डेटा की आवश्यकता है तो यह फिर से मेमोरी एक्सेस करेगा। इस प्रकार के डिजाइन में, इस प्रकार के मेमोरी संगठन में यह क्या हो रहा है कि हमें एक ही मेमोरी मिली है जिसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों हैं। आप उनके बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैं 10 नंबर सॉर्ट करना है और ये प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन 1000 पर से लोड किए गए हैं और यह डेटा सेट लोकेशन 1500 पर है। इस 10 डेटा सेट को वे 1500 से आगे और मेमोरी में स्टोर करते हैं। प्रोग्राम 1000 के बाद से स्टोर किया जाता है। अब यदि गलती से प्रोसेसर 1500 से प्रोग्राम संग्रहीत करता है जहां मैंने वास्तव में संख्याओं को संग्रहीत किया है, तो अगर मुझे यह पसंद है तो यह उस डेटा को इंस्ट्रक्शन के रूप में व्याख्या करने की कोशिश करेगा और यह उस विशेष प्रोग्राम को निष्पादित करने की कोशिश करेगा जो भी इसका अर्थ है। तो यह कचरा है, लेकिन प्रोसेसर को कोई अन्य विकल्प नहीं मिला है, यह केवल इस तरह से करेगा। इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के प्रोसेसर संगठन जो हो रहा है वह यह है कि प्रोसेसर प्रोग्राम भाग और डेटा भाग के बीच अंतर नहीं कर सकता है और प्रोग्राम और डेटा वे एक ही मेमोरी के भाग हैं।
तो इस प्रकार के संगठन जहां प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी का हिस्सा हैं उन्हें वॉन न्यूमैन संगठन कहा जाता है और प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में डाल दिया जाता है। तो आप एक बेहतर आर्किटेक्चर के बारे में सोच सकते हैं जिसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है, जहां इस प्रोग्राम का हिस्सा और डेटा हिस्सा उन्हें पूरी तरह से अलग मेमोरी चिप में रखा जाता है। इसलिए प्रोग्राम भाग डेटा भाग के साथ कभी भी मिश्रण नहीं करेगा। परिणामस्वरूप प्रोसेसर प्रोग्राम स्टेटमेंट या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के रूप में डेटा लेने की यह गलती नहीं कर सकता है। तो उस प्रकार की आर्किटेक्चर को हार्वर्ड आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। इसलिए जो प्रोसेसर अभी डिजाइन किए गए हैं वे ज्यादातर इस चीज के कारण हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर निर्धारित हैं। लेकिन हमारे पास दोनों प्रकार हो सकते हैं, दोनों वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड हैं, लेकिन यह बुनियादी अंतर है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी एक सबसिस्टम है, क्योंकि सबसिस्टम का अर्थ है पूरे सिस्टम के लिए मेमोरी इसका एक हिस्सा है और मेमोरी अक्सर सिस्टम की एक बड़ी राशि है। इसमें रजिस्टर, रोम और रैम शामिल हैं। तो आप देखते हैं कि यह एक सबसिस्टम है, यह एक सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन यह सिस्टम एक मोनोलिथिक नहीं हो सकती है। यदि आप मेमोरी के घटकों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह रजिस्टर है। ये रजिस्टर जैसे सीपीयू रजिस्टर हैं, वे वास्तव में सीपीयू या प्रोसेसर के भीतर की प्रोसेस में रहते हैं। दूसरी ओर यह रोम और रैम वे आमतौर पर प्रोसेसर के बाहर होते हैं। इसलिए हमें ये रजिस्टर, रोम और रैम मिल गए हैं। वे अलग अलग भाग हैं, उन्हें विभिन्न स्थानों में सिस्टम में वितरित किया जा सकता है, लेकिन वे अनिवार्य रूप से एक ही मेमोरी का हिस्सा हैं, क्योंकि रजिस्टरों को कुछ मान को स्टोर करने के लिए भी बनाया जा सकता है। तो यह मेमोरी मैप यह बताता है कि यह मेमोरी किसी विशेष डिजाइन के लिए कैसे वितरित की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे प्रोसेसर के लिए 0000 से लेकर FFFF तक की कुल एड्रेस रेंज मिली है, यानी कुल 64K जो प्रोसेसर के लिए एड्रेस स्पेस है, और उसमें से एड्रेस 0000 से 3FFF तक की रेंज में हमने एक ईप्रोम रखा है। इसलिए यह वही है जिसमें मुझे निष्पादित करने के लिए कुछ बुनियादी प्रोग्राम हो सकते हैं। तो इसे ईप्रोम में रखा गया है। फिर 3FFF से 4400 तक इस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एड्रेस रेंज का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह रैम 1 चुना जाएगा यदि उत्पन्न पता 4400 से 5FFF की रेंज में है। तो यह पहली रैम चिप की एड्रेस रेंज है। तो इस भाग में इन दो 4400 से 43FF के बीच उत्पन्न कोई एड्रेस, तो उस रेंज में जो भी एड्रेस जनरेट किया गया है, यहाँ कोई मेमोरी चिप नहीं है, तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पता लगाया जाना चाहिए और बताया गया कि वहाँ ऐसी कोई वैध चिप नहीं है। तो इस तरह की एड्रेस एरर है। तो रैम 1 4400 से 5FFF तक है, रैम 2 6000 से 8FFF तक है। तो इस तरह से हमें इस सिस्टम में 3 से 4 रैम चिप्स मिल गए हैं। इसलिए वे अलग अलग क्षमता के हैं और उन्हें इन एड्रेस रेंज में वितरित किया जाता है। तो इसे सिस्टम का मेमोरी मैप कहा जाता है। इसलिए यदि आप सिस्टम माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस स्पेस क्या है, एड्रेस मैप क्या है, और निश्चित रूप से कई अन्य चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, लेकिन यह पहली महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यदि आप अपने प्रोग्राम को इस मेमोरी पर लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इसे इस एड्रेस 3FFF से लोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या आपको इसे 4000 से लोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर कोई चिप नहीं है। तो इस तरह आपको F800 से प्रोग्राम को लोड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रेंज में भी कोई चिप नहीं है। तो बाकी जगहों पर मुझे रैम मिली है, और चूंकि हम ईप्रोम की सामग्री को बदल नहीं सकते हैं, हम उस पर तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक कि प्रोग्रामिंग भाग को स्वीकार नहीं करता। आप इस ईप्रोम भाग को अपडेट नहीं कर सकते।
तो आपको EPROM भाग पर लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आपको केवल पढ़ना चाहिए। तो जब यह मेमोरी मैप ज्ञात हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन चेकों को पेश कर सकता है और यह एरर चेक और वह सब पेश कर सकता है। इसलिए किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए उपयोगकर्ता बाइनरी फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में दर्ज करेगा। जाहिरा तौर पर यह थोड़ा अजीब लगता है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एक बाइनरी फॉर्मेट में कैसे दर्ज करेगा, जो हम कभी नहीं करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और उन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम तो उन्हें कुछ कंपाइलर का उपयोग करके इस बाइनरी स्तर में परिवर्तित किया जाता है, जिसे मशीन स्तर के रूप में जाना जाता है। लेकिन अंततः जहां तक प्रोग्राम के कुछ निष्पादन का संबंध है, हमें प्रोग्राम को बाइनरी प्रारूप में मेमोरी में लोड करना होगा। तो वह किया जाना है और विशिष्ट सिस्टम में लोडर और सभी की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण के माध्यम से किया जाता है। यह एक अलग हिस्सा अलग कोर्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, जिसमें आप इसके बारे में सीख सकते हैं। तो एक बार जब प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, तो माइक्रोप्रोसेसर इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में सक्षम हो जाएगा और मेमोरी से जो भी डेटा की आवश्यकता होती है उन इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए और परिणाम को मेमोरी में रखें, या यह आउटपुट डिवाइस पर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के बाद उत्पन्न होने वाला परिणाम फिर से एक और वेरिएबल मूल्य है। तो उस मूल्य को कुछ रजिस्टर में संग्रहीत किया जा सकता है, इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, या कुछ इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन हैं जिनके द्वारा हम कुछ इनपुट डिवाइस से मान पढ़ सकते हैं या हम कुछ आउटपुट डिवाइस पर मान लिख सकते हैं। तो इन और आउट ये इंस्ट्रक्शन हैं जो कि इसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो 3 इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन मॉडल हैं। 3 साइकिल जिसमें एक इंस्ट्रक्शन निष्पादित होता है, उन्हें फेच, डिकोड और एक्सेक्यूट के रूप में जाना जाता है। कैसे एक इंस्ट्रक्शन निष्पादित किया जाएगा? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड किया जाएगा। तो माइक्रोप्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, फिर वह इसकी व्याख्या करता है और अंत में इसे निष्पादित करता है। तो यह कैसे उपयोग करें? हमें इन 3 ऑपरेशन को कुछ उचित नाम देना चाहिए। जब यह इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा होता है तो इसे फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, एक बार इंस्ट्रक्शन फेच हो गया है तो इंस्ट्रक्शन को समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है, तो जिसे डिकोड स्टेज कहा जाता है। और डिकोड स्टेज हो जाने के बाद प्रोसेसर जानता है कि क्या करना है, और उस स्थिति में हमने अपने आर्किटेक्चर लेक्चर में देखा है कि एक डिकोडर था और डिकोडर एक कंट्रोल सिग्नल का सीक्वेंस उत्पन्न करता है, निष्पादित किया जाना है सक्रिय होने के लिए, ताकि ऑपरेशन फंक्शन मॉड्यूल द्वारा किया जाता है जो हमारे पास प्रोसेसर के अंदर होता है। तो इस तरह से मैं उन इंस्ट्रक्शन को निष्पादित कर सकता हूं कि क्या इंस्ट्रक्शन उस कंट्रोल सिग्नल अनुक्रम के माध्यम से निष्पादित हो जाता है या नहीं, वह एक्सेक्यूट स्टेज है। तो हमें फेच चरण मिल गया है, हमें डिकोड चरण मिल गया है, हमें एक्सेक्यूट चरण मिल गया है। तो इस काम के बाद जैसे मैंने एक निर्देश फेच किया है, उसे डिकोड किया, उसे एक्सेक्यूट किया, फिर क्या? फिर से वही चीज आगे इंस्ट्रक्शन को फेच किया है, उसे डिकोड किया है, उस पर एक्सेक्यूट किया है, फिर दोबारा प्रोसेसर अगले इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, इसे एक्सेक्यूट करेगा, तब तक जब तक कि यह एक इंस्ट्रक्शन ना आ जाए जो प्रोसेसर को हॉल्ट के लिए कहता है। तो आमतौर पर सभी प्रोसेसर उन्हें एक हॉल्ट इंस्ट्रक्शन मिला है। जब इस हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाता है तो प्रोसेसर इन फेच, डिकोड और एक्सेक्यूट साइकिल को करना बंद कर देगा और यह उस अवस्था में इंतजार करेगा जब तक कि बाहरी दुनिया से कोई इंटरप्ट नहीं आता है, तो कि प्रोसेसर को वापस एक्सेक्यूशन के मूल तरीके में रखा गया है। तो यह किसी भी प्रोसेसर का 3 चक्र इंस्ट्रक्शन मॉडल है। तो यह आमतौर पर फेच, डिकोड और एक्सेक्यूट साइकिल के रूप में जाना जाता है। तो उन्नत प्रोसेसर भी वे इस विशेष मॉडल का पालन करेंगे। तो शायद उन्नत प्रोसेसर में यह एक्सेक्यूट चरण बहुत जटिल है, इस तरह इसे कई उप चरणों में विभाजित किया गया है। यह डिकोड स्टेज जटिल है, यह कई उप चरणों में विभाजित है, और यह फेच कुछ हद तक ओवरलैपिंग का काम कर रहा है।
इस अर्थ में कि जब आप उस समय वर्तमान इंस्ट्रक्शन को निष्पादित कर रहे हों आप अगले इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं तो उन तरीकों से इन फेच डिकोड और एक्सेक्यूट चक्रों के बीच निर्देशों पर एक ओवरलैप हो सकता है तो यह प्रोसेसर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के रूप में जाना जाता है मशीन लैंग्वेज यह मशीन द्वारा समझी जाने वाली भाषा है तो जैसे हम अंग्रेजी को समझते हैं जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हम सी लैंग्वेज को समझते हैं तो जब मैं सी में एक प्रोग्राम लिख रहा हूं तो मूल रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है जो लैंग्वेज सी को जानता है कि मैं क्या कंप्यूट करना चाहता हूं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रोप्रोसेसर या प्रोसेसर वे इस अंग्रेजी जैसे भाषा के बयानों को कभी नहीं समझेंगे तो वे केवल 0 और 1 को समझेंगे तो मुझे अपने प्रोग्राम को उन 0 और 1 के संदर्भ में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए तो यह वास्तव में मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है तो एक विशेष प्रोसेसर के लिए माइक्रोप्रोसेसर के वर्ड बनाने वाले बिट्स की संख्या होती है तो इस तरह से अगर यह तय हो गया है अगर मैं कहता हूं कि वर्ड का आकार 8 बिट है तो मुझे बताएगा कि मेरे पास अधिकतम कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं यदि वर्ड का आकार 8 बिट कहा जाता है तो मेरे पास जो कुल विकल्प हैं वह 2 का घात 8 के बराबर 256 है प्रोसेसर वर्ड को अधिकतम 256 अलग अलग अर्थों में उपयोग कर सकता है जो मेमोरी द्वारा सामना की जाती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इस प्रोसेसर के लिए 256 अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं यदि एक प्रोसेसर को 16 बिट वर्ड मिला है तो मुझे इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन में अधिक लचीलापन मिला है जहां 2 का घात 16 या 64 के विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जो संभव है लेकिन यह एक बड़ी संख्या है और ज्यादातर मामलों में माइक्रोप्रोसेसर इन सभी संयोजनों का उपयोग नहीं करेंगे इसलिए प्रोसेसर 8 बिट वर्ड के लिए भी डिजाइन करता है इसलिए यह सभी 256 संयोजनों का उपयोग नहीं कर सकता है तो इनमें से प्रत्येक पैटर्न माइक्रोप्रोसेसर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा और पैटर्न का पूरा सेट माइक्रोप्रोसेसर मशीन लैंग्वेज का निर्माण करेगा तो यह पैटर्न का पूरा सेट जो संभव है इसलिए यदि आप कहते हैं कि 256 में प्रोसेसर 100 अलग अलग इंस्ट्रक्शन का समर्थन करता है तो यह जानकारी कि 100 अलग अलग इंस्ट्रक्शन हैं और किन संयोजनों का क्या मतलब है उदाहरण के लिए यदि कोई अड्डीशन ऑपरेशन हो सकता है तो इस अड्डीशन ऑपरेशन को एक कोड दिया जाता है तो कोड क्या है तो एक कोड का मतलब है और एक विशेष 8 बिट पैटर्न वह पैटर्न क्या है इस प्रकार यदि आप इन सभी 100 अलग अलग पैटर्न को नोट करते हैं तो वे वास्तव में माइक्रोप्रोसेसर के लिए मशीन लैंग्वेज